हेलो एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में मैथमेटिकल फिजिक्स में जैसा कि हम ग्रीन फंक्शन का कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन एज वेल एज जो शॉर्ट ट्रिक है वो सब हम सीख चुके थे। और अगर आपने इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है बेस्ड ऑन द ग्रीन फंक्शन तो आपको आज का ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर पिछले वाले लेक्चर को गो थ्रू कर लें। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर के आप जो है ग्रीन फंक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देख लेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्या करना है ग्रीन फंक्शन में, ग्रीन फंक्शन से बेस्ड जो सीएसआर नेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं आज उनको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सेकंड थिंग, पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था और आज हम उस होमवर्क क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सीएसआर नेट, जेस्ट फिजिक्स, टिफर और गेट फिजिक्स एग्जाम से रिलेटेड जो है कंटेंट जो आपके लिए जो है वीडियोस अपलोड होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीएसआर नेट बेस्ड ऑन द ग्रीन फंक्शन यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है ना, तो शॉर्ट ट्रिक क्या सीखा था हमने पिछले वाले लेक्चर में, क्या हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक रहेगा। देखो सबसे पहला तो ये है कि कोई भी ग्रीन फंक्शन अगर हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो उसको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली तो ये है कि जो हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करे। तो हम लिख देते हैं, देखो ग्रीन फंक्शन जी एक्स एक्स डैश शुड सेटिस्फाई, ठीक है, शुड सेटिस्फाई इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, एक तो ये हमारे पास है। दूसरी चीज है कि जो ग्रीन फंक्शन आप कैलकुलेट करेंगे x लेस देन x डैश के लिए दैट वाज कॉल्ड एज g1 और x ग्रेटर देन x डैश के लिए है दैट वाज कॉल्ड g2। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो g1 है एट x डैश इज इक्वल टू g2 एट x इज इक्वल टू x डैश, ये दोनों हमारे पास बराबर होना चाहिए। ये कंटिन्यूस प्रॉपर्टी है, हालांकि हम इसको सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ऑप्शंस वही आपने चूज करने हैं जिसमें ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होने लग रही हो। थर्ड हमारे पास आता है कि जो डिफरेंस है dg2 बाई dx माइनस dg1 बाई dx, ठीक है, एंड दिस इज कैलकुलेटेड एट x इज इक्वल टू x डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में p ऑफ x एट x इज इक्वल टू x डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी है ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ग्रीन फंक्शन। तो इसमें डिफरेंस आपने लेना है, देखो डेरिवेटिव करके दोनों फंक्शंस का एट x इज इक्वल टू x डैश एंड दैट शुड इक्वल टू 1 अपॉन p वेयर p डिनोट्स द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म जो होगा प्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका कोफिशिएंट डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में ऐसा समझ लीजिए कि ये प्रॉपर्टीज ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक का काम करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दिस इज ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द बाउंड्री कंडीशंस जो आपको गिवन है। तो ये ग्रीन फंक्शन आपने जस्ट यहां से बताना है। देखो डायरेक्टली आप ऑप्शंस पर जाओ, है ना, और चेक कीजिए एक बार कि जो ग्रीन फंक्शन की सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है ना, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी मींस कि जो g1 का वैल्यू है एट x इज इक्वल टू x नॉट दैट शुड इक्वल टू g2 एट x इज इक्वल टू x नॉट। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो कौन से ऑप्शन के अंदर जो है वो सेटिस्फाई करने लग रहा है। देखो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप x इज इक्वल टू x नॉट पुट करेंगे, है ना, दोनों केस में g1 और g2 के अंदर, तो हमारे पास ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे, इक्वल आना चाहिए ना दोनों के दोनों। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 3 हमारे पास सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि या तो ऑप्शन 1 करेक्ट है या ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि dg2 बाई dx माइनस dg1 बाई dx एट x इज इक्वल टू x नोट की बात की गई है, तो यहां x नोट रखेंगे, नहीं तो x डैश रखते। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में p ऑफ x एट x इज इक्वल टू x नोट। ठीक है, देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है डी स्क्वायर जी बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसका कोफिशिएंट प्रेजेंट है 1। तो राइट हैंड साइड ये हमारा 1 के बराबर आना चाहिए। ओके, तो अब देखो इसमें सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 को चेक करता हूं, क्या गिवन है ऑप्शन नंबर 1 आपको।
देखो G1 का वैल्यू गिवन है 1/2L, ठीक है, 1/2L एंड x0 माइनस एल x प्लस में l, ये आपको गिवन है, ठीक है। और जो G2 फंक्शन है दैट इज गिवन एज 1/2L, ठीक है, एंड इट इज x0 प्लस l एंड x माइनस में l, ये आपको गिवन है। पहले तो आप डेरिवेटिव जो है ले लीजिए x के रेस्पेक्ट में G2 का, तो हमारे पास देखो 1/2L तो यहां से जो है ना कॉमन ही आ जाएगा, और x के रेस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास आएगा x0 प्लस में l, ठीक है, माइनस साइन। उसके बाद G1 का डेरिवेटिव लेना है x के रेस्पेक्ट में, तो G1 का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे x के रेस्पेक्ट में तो यहां से हमारे पास आएगा x0 माइनस l, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x0 माइनस का l, ठीक है। तो यहां x0 से x0 कैंसिल आउट हो जाएगा, l प्लस l इज 2l, दैट 2l कैंसिल आउट विद दिस 2l, आंसर विल बी 1। तो आंसर 1 ही आना चाहिए था, है ना, राइट हैंड साइड में भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड से भी 1 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो है अगर आप चेक करेंगे भी ना तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि जो ग्रीन फंक्शन है फॉर द इक्वेशन सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशंस जो आपको गिवन है, तो वो ग्रीन फंक्शन हमारे पास क्या होगा। देखो अगर आप सभी ऑप्शंस को देखेंगे ना तो यहां पर एक तो बाउंड्री कंडीशन सभी ऑप्शंस में मैच कर रहा है, क्योंकि सभी जगह पर अगर आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू π/2 तो वो सभी ऑप्शंस में हमारे पास मैच करेगा। सेकंड थिंग ये है कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रीन फंक्शन की, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि हमारे पास जो G1 है एट x इक्वल्स टू x डैश ना, तो यहां पर x डैश इज इक्वल टू G2 एंड x डैश। तो बेसिकली अगर आप x को x डैश से रिप्लेस करेंगे इन द G1 एंड G2 तो यहां पर हमारे पास में आप देख लीजिए सभी ऑप्शंस जितने भी है ना वो एक्चुअल में मैच कर रहे हैं, तो यहां से भी ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। तो एक और हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि dg2/dx माइनस dg1/dx एट x इज इक्वल टू x डैश, दैट शुड इक्वल टू 1/p ऑफ x एट x इज इक्वल टू x डैश। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग जो है यूज करेंगे। चलिए 1 बाय 1 ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। सो आपके पास आएगा x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा x डैश माइनस G1 का करेंगे x डैश के रेस्पेक्ट में तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है, यहां से हमारे पास रहेगा x के रेस्पेक्ट में x डैश, ठीक है ना, यस। और इसके बाद में ये कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है ना, और राइट हैंड साइड में कितना आना चाहिए, सो राइट हैंड साइड में हमारे पास होना चाहिए आंसर, यहां पर हमारे पास आएगा दिस इज 1, ओके 1 आना चाहिए ना, क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का साथ में जो कोफिशिएंट है दैट वाज इक्वल्स टू 1, तो 1 बाय 1 इज 1, ओके। तो ये डज नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। देखो तो ऑप्शन नंबर बी एंड ओनली हमारे पास में सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली कंडीशन को, डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रीन फंक्शन, इसलिए यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि ग्रीन फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेटिस्फाई करता है इन इनिशियल कंडीशंस को वो गिवन है, और सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने बताना है जब सोर्स हमारे पास एक हेविसाइड स्टेप फंक्शन होगा। तो हेविसाइड स्टेप फंक्शन जो है इसका वैल्यू आप पहले आपको पता होना चाहिए। देखो t माइनस ए इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1, तो 0 होगा अगर t का वैल्यू लेस देन a है, और अगर 1 है तो इसका मतलब t ग्रेटर देन a है। तो इस तरीके से हेविसाइड स्टेप फंक्शन को आप लोग डिफाइन करके चलते हैं। इसका जो डेरिवेटिव आता है दैट वाज ए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ओके। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, जेस्ट फिजिक्स में इसके डेरिवेटिव को लेकर के भी एक बार सवाल पूछा गया था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जोड़ा गया था इसका सवाल, ठीक है। तो अभी देखो यहां पर t ग्रेटर देन a पर इसका वैल्यू कितना है 1, जैसा कि a का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 0 दे रखा है ना, ये हेविसाइड स्टेप फंक्शन दे रखा है थीटा ऑफ t, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 व्हेन t लेस देन 0 एंड 1 इफ t ग्रेटर देन 0, करेक्ट है। अभी देखो इसमें जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन x का वैल्यू कितना होगा आपके पास में, सॉल्यूशन जो हमारे पास है x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि अगर आप टाइम लेस देन 0 लेकर चल रहे हो तो सोर्स जो फंक्शन है वही 0 बनने लग रहा है ना, ये तो सोर्स है ना हमारे पास,
दिस इज फंक्शन। तो फंक्शन जो हमारे पास सोर्स फंक्शन है दैट इज 0 फॉर टाइम t लेस देन 0, ठीक है ना। तो हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब लेंगे ना तो माइनस इन्फिनिटी से 0 वैसे ही ये 0 बन जाएगा, सोर्स फंक्शन है ही नहीं प्रेजेंट। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद यहां पर ग्रीन फंक्शन लिखना है g ऑफ t tau एंड देन वी हैव फंक्शन f। ओके, तो फंक्शन जो f यहां पर लिखा जाता है, यहां पर हम लिखेंगे t डैश, बट t डैश नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, वो टो दे रखा है, तो टो लिखेंगे एंड देन वी हैव d tau। देखो बेसिकली कहां से आया है सॉल्यूशन, ये आपको तब पता चलेगा जो आप पिछले लेक्चर में पॉइजन्स इक्वेशन का सॉल्यूशन जो मैंने करवाया है उसको देखेंगे। जो एग्जांपल नंबर 1 था ना, उसको मैंने इसी प्रकार से सॉल्व करवाया था। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि वहां पर हो सकता है x x डैश हो सकता है t t डैश हो, तो डिनोट करने का तरीका अलग है, ठीक है। यहां पर t डैश की जगह पे टो लेने लग रहा है, तो यहां पर टो ले लेंगे। अच्छा, अब देखो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है क्योंकि ग्रीन फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है ना। ओके, t लेस देन टो के लिए अलग है, t ग्रेटर देन टो के लिए अलग है, जैसा कि आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो 0 से t, ठीक है, 0 से t हमारे पास कौन सा ग्रीन फंक्शन आता है, g2, ठीक है। इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हैं। देखो ये टो का वैल्यू जब लेस देन t होगा, है ना, 0 से t चलने का मतलब क्या हो गया कि टो का जो टो के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो टो इज लेस देन t। तो ये वाली कंडीशन कौन से वाले ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो सेकंड वाला ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, g2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका वैल्यू हमें दे रखा है साइन t माइनस टो, साइन t माइनस ये दे रखा है हमको, ठीक है ना। एंड यहां से मेरे पास आ जाएगा दिस g2 और इसके बाद है f ऑफ टो। तो देखो यहां पर 0 से t की बात चल रही है, तो ग्रेटर देन 0 है ना हमारे पास टाइम t, तो यहां से कितना हो जाएगा 1, है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 इसका वैल्यू। फिर इसके बाद है नेक्स्ट डी टो, ठीक है, प्लस में फिर t से इंफिनिटी ग्रीन फंक्शन g1 t tau एंड देन वी हैव, यहां पर भी देखो टाइम जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास में 0 है, तो यहां पर भी हेविसाइड स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 बन जाएगी एंड डी टो। लेकिन ग्रीन फंक्शन 0 दे रखा है आपको, है ना, ग्रीन फंक्शन जो है ना वो 0 दे रखा है g1 का वैल्यू, इसलिए ये कंप्लीट हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। इसको आपने सोल्व करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है जस्ट आपने यहां से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर दो, देखो साइन t माइनस टो का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोस एंड t माइनस टो डिवाइडेड बाय टो के रेस्पेक्ट में करना है आपने, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय फिर t माइनस टो का आप करेंगे जब डिफरेंशिएशन यहां पे डिनोमिनेटर के अंदर टो के रेस्पेक्ट में, तो माइनस का 1 आएगा। अब देखो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 से लेकर के t तक, ये टो की लिमिट है। दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो t माइनस टी 0 बन जाएगा, तो cos 0 इज 1 माइनस साइन, इसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos t माइनस 0, है ना, टो की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos t बनेगा। तो बस ये आंसर है हमारे पास, ठीक है ना, 1 माइनस cos t, दिस इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ t, ठीक है, 1 माइनस cos t, ये हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। सो ये थे हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्रीन फंक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट जो होमवर्क प्रॉब्लम आपको दिया था उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो ये हमने होमवर्क प्रॉब्लम दिया था पिछले लेक्चर के अंदर। सो यहाँ पर एक फोर्स हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया था, सो दिस इज एक्ट एज ए सोर्स फंक्शन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर कोई हमारे पास में हार्मोनिक ऑस्किलेटर है उसके लिए बस आपने अलग से फोर्स्ड ऑस्किलेटर की मतलब बात चल रही है, तो फोर्स्ड ऑस्किलेटर में राइट साइड में एक फोर्स टर्म आएगी, सोर्स टर्म जिसको हम बोल रहे हैं। और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं कि टाइम t जब 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 0 है। तो इसको आपने सोल्व करना है और x ऑफ t का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें बाय यूजिंग द ग्रीन फंक्शन फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ दिस f ऑफ t। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो बात ये आती है कि यहां पर जो सोर्स फंक्शन है उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से, और जिस फंक्शन की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट करनी होती है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द ग्रीन फंक्शन। तो x को तो ग्रीन फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, तो मेरे पास आएगा डेल स्क्वायर g बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ओमेगा स्क्वायर g इज इक्वल टू एंड डेल ऑफ t माइनस टी डैश, जहां पर ग्रीन फंक्शन जो है वो किसका होगा हमारे पास, फंक्शन t एंड t डैश का, ठीक है, t एंड t डैश का रहेगा हमारे पास, करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसका जो सॉल्यूशन होगा ग्रीन फंक्शन वो इन इनिशियल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी किया था ना, तो मतलब ग्रीन फंक्शन शुड सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट्स वाई g ऑफ, ठीक है ना, जब टाइम 0 होगा तो 0 t डैश का वैल्यू 0 और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि डेल g बाई डेल टी
एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो यहां 0 रखेंगे, टी डैश दैट आल्सो इक्वल्स टू 0। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसलिए दे रखा है ताकि आप जो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर, उसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑब्वियसली 4 हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 कांस्टेंट यहां से मेजर हो जाएंगे, एक हमारे पास सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी से और एक जो है डिसकंटिन्यूअस वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एक बार अगर हमें ग्रीन फंक्शन मिल जाता है, देन फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ फंक्शन f यू कैन इजीली राइट डाउन द सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 0 से लेकर के, क्योंकि स्टार्टिंग हमारे पास 0 दे रखा है यहां पे इनिशियल कंडीशन, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी एंड ग्रीन फंक्शन g t डैश और इसके बाद f ऑफ t डैश एंड देन डी टी डैश। तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखो यहां पर राइट साइड में ये टर्म 0 बन जाएगा फॉर t लेस देन t डैश और t ग्रेटर देन t डैश RHS इज 0, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे सकते हैं, तो आप लिखेंगे RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज 0। ठीक है, that means it is reduced to the homogeneous differential equation which is del square g by del t square प्लस में ओमेगा स्क्वायर g इक्वल्स टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो किस टाइप से है, एक बार ये देख लेते हैं। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, तो m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो m का वैल्यू यहां से आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। तो द सॉल्यूशन विल बी c1 cos ओमेगा t प्लस में c2 sin ओमेगा t, और ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। इस फॉर्मेट का है ना हमारे पास, क्योंकि इमेजिनरी सॉल्यूशन जब आता है तो cos और sin आते हैं हमारे पास, और जब रियल सॉल्यूशन आते हैं तो उस समय एक्सपोनेंशियल आता है। ठीक है, तो क्योंकि इस फॉर्मेट का है यहां से हमने पता लगा लिया है, तो हम ऐसा लिखेंगे देखो कि जब t लेस देन t डैश होगा, सो द सॉल्यूशन विल बी g1, ग्रीन फंक्शन का कुछ नाम दे देते हैं g1 इज इक्वल टू c1 cos ओमेगा t प्लस में c2 sin ओमेगा t। ठीक है, और जब टाइम t ग्रेटर देन t डैश होगा तो इस समय ग्रीन फंक्शन g2 से डिफाइन कर लेते हैं, एंड यहां पर इसका जो सॉल्यूशन है वो इसी फॉर्मेट का रहेगा, c3 cos ओमेगा t प्लस में c4 sin ओमेगा t। नाउ यू हैव टू फाइंड जस्ट द वैल्यूज ऑफ c1 c2 c3 एंड c4। जो हमें इनिशियल कंडीशंस दे रखी है ना टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो उसके लिए कौन सा ग्रीन फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, g1 की g2। देखो यहां पर जो है ना, जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो हम तो इस वाले की बात कर रहे हैं ना, ग्रीन फंक्शन g1 की। ठीक है, क्योंकि t इज लेस देन 0, मतलब t इज लेस देन t डैश की बात चल रही है, t इज लेस देन t डैश। तो अगर टाइम कम है, मतलब टाइम स्मॉल है, तो t लेस देन t डैश की बात चल रही है, मतलब ग्रीन फंक्शन g1 को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो g1 ग्रीन फंक्शन पर हम अगर ये कंडीशन इंपोज कर देंगे, ये दोनों कंडीशन, तो यहां से c1 और c2 की वैल्यूज फाइंड आउट हो सकती हैं ना। तो पहली कंडीशन हम इंपोज करते हैं, इसमें t इज इक्वल टू 0 पर ये ग्रीन फंक्शन g1 का वैल्यू ही 0 हो रहा है, तो यहां रखेंगे देखो c1 cos 0 प्लस में c2 sin 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट यहां से बनेगा c1 का वैल्यू ही 0 आ गया, c1 का वैल्यू कितना आ गया, 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो c1 ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t। ठीक है, एंड देन प्लस में c2 ओमेगा कोस ओमेगा t, ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव, और जब t इज इक्वल टू 0 पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, द रिजल्ट विल बी 0। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट c1 0, ठीक है ना, c1 इंटू 0, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। ठीक है ना, और यहां से मेरे पास आएगा c2 ओमेगा कोस 0 विच इज 1, तो c2 ओमेगा का वैल्यू आ गया 0, तो c2 का वैल्यू भी कितना आ गया, 0 ही आ रहा है, यानी c1 c2 ही 0 आ गया। इसका मतलब ग्रीन फंक्शन जो 1 है g1, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने सोल्व किया है g t डैश, इसका वैल्यू मेरे पास आ रहा है 0, एंड c3 कोस ओमेगा t प्लस में c4 साइन ओमेगा t, ये वैल्यू है फॉर t लेस देन t डैश, ये वैल्यू है फॉर t ग्रेटर देन t डैश। ठीक है, तो चलिए दो कांस्टेंट तो हमें मालूम चले। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां से कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी की या सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी की, जो कहता है कि जो g1 है, g1 का जो वैल्यू है एट t इज इक्वल टू t डैश, और जो g2 का वैल्यू है एट t इज इक्वल टू t डैश, दोनों हमारे पास में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल रखेंगे तो देखो यहां 0 आएगा, दिस इज इक्वल टू, यहां पर t की जगह t डैश रखेंगे तो c3 कोस ओमेगा t डैश
प्लस में C4 साइन ओमेगा टी डैश, ये आपके पास है। अब C3 और C4 ऐसा सोचना है आपने कि जब t इज इक्वल टू टी डैश होगा ये इक्वल्स टू 0 आ जाए, ऐसा आपको देखो सोचना पड़ेगा यहां पे ना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट C3 एंड C4 यू हैव टू थिंक कितना होना चाहिए, सच दैट जब यहां पर आप पुट करोगे और जब t इज इक्वल टू टी डैश पर आप देखोगे रिजल्ट शुड बी 0, रिजल्ट शुड बी 0। क्या अज्यूम करें, देखो यहां से एक आइडेंटिटी बना सकते हैं हम, यहां पे एक आइडेंटिटी बना सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टी डैश की। ये आइडेंटिटी अगर बन जाती है तो हम देख रहे हैं कि t इज इक्वल टू टी डैश पर इसका वैल्यू 0 बन जाएगा। अगर यहाँ कोस लिखोगे, कोस में भी आइडेंटिटी से हमारे पास में 0 नहीं आने वाला, फिर वो 1 आएगा, कोस 0 इज 1, ठीक है ना। या अगर यहाँ पर प्लस लगाओगे तो भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपको यही फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास साइन a कोस b एंड माइनस में देन वी हैव कोस a साइन b। तो बस यहाँ पर हम देख लेंगे कि C3 का वैल्यू आ रहा है मेरे पास में माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर C3 का वैल्यू हो जाएगा c एंड साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो C4 का वैल्यू आएगा विच इज माइनस c एंड देन वी हैव कोस ओमेगा टी। बताइए अगर ये आप यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, अगर ये यहाँ पर आप लोग पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू आ जाएगा c, ठीक है, ये बाहर ले लेंगे एंड देन वी हैव यहां से आ जाएगा देखो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डैश एंड माइनस साइन, ठीक है ना, और यहां से आएगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी डैश। तो आइडेंटिटी लग रही है ना यहाँ पे, देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला यहां से लग जाता है c 0 इज इक्वल टू c इंटू में साइन ऑफ एंड ओमेगा ऑफ टी माइनस टी डैश। आइडेंटिटी यहां से हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा बेसिकली। सो अब यहां से जो है ना, जो हमारे पास ग्रीन फंक्शन g1 था वो तो 0 है, लेकिन जो g2 है दिस इज द वैल्यू ऑफ g2। तो जो g2 है हमारे पास है, अब वो हम ये जो C3 कोस ओमेगा टी प्लस C4 साइन ओमेगा टी लिख रखा है ना, इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे। देन वी हैव ओनली वन कांस्टेंट c, ठीक है ना, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट c आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी या सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी जब हमने इस्तेमाल की है, तो इसके बाद जो आंसर आ रहा है दैट वाज g ऑफ टी डैश इज इक्वल टू 0 एंड c साइन ओमेगा एंड t माइनस टी डैश, ये आ रहा है t लेस देन टी डैश के लिए और ये आ रहा है t ग्रेटर देन टी डैश, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। और बस अब अगर हम c फाइंड आउट कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा एंड c यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी, ठीक। सो नाउ टू फाइंड आउट, ठीक है, टू फाइंड कांस्टेंट c यूज डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यूज डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रीन फंक्शन, ठीक है। तो अब डिसकंटिन्यूटी जो प्रॉपर्टी है उसकी सहायता से आपने इसको करना है आगे। तो डिसकंटिन्यूटी प्रॉपर्टी क्या होती है, dg2 बाई डी एक्स माइनस dg1 बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर t की बात चल रही है टाइम की, तो t लिखेंगे यहां पे, ठीक है, दिस इज t एज वेल, और यहां पर t इज इक्वल टू टी डैश पर आप कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में p ऑफ t, ठीक है, एंड देन वी हैव t इज इक्वल टू टी डैश। तो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था उसमें भी आप देखेंगे तो हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट था दैट इज इक्वल्स टू 1, ओके, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक चीज और है, देखो अगर आप ये कंडीशन इंपोज नहीं करना चाहते हैं ना, तो एक काम और भी कर सकते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, डेल स्क्वायर जी बाई डेल टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी माइनस टी डैश, इसमें आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन से ही हमारे पास ये आया है दरअसल, ठीक है। वो इंटीग्रेशन जो मैंने किया था ना, वो हमने पिछले लेक्चर में जो एक प्रॉब्लम के अंदर सीखा था कि दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। यहां पर इंटीग्रेशन जो आप लिखेंगे dt डैश और dt डैश, तो यहां पर जो लिमिट आप लगाएंगे विच इज t डैश, ठीक है ना, विच इज t माइनस लैम्डा से t प्लस लैम्डा, ठीक है ना, सॉरी यहां पर t आएगा, ठीक है, एंड देन वी हैव t माइनस लैम्डा, ठीक है ना, t डैश माइनस लैम्डा एंड देन वी हैव t डैश प्लस लैम्डा, ओके। तो इस लिमिट के अंदर है ना, इस लिमिट में मतलब ये आपकी लिमिट होनी चाहिए लोअर एंड अपर लिमिट, और इसके बाद लास्ट में जाकर के आप लैम्डा को 0 टेंड करवा देंगे, तो इससे भी सेम रिजल्ट आने वाला। कि यही तो डिस्कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये लिमिट्स आप लोग ले लीजिए। देखो अब यहां से मेरे पास कितना आएगा, डेल जी बाई डेल टी एंड दिस इज टी डैश माइनस लैम्डा से टी डैश प्लस लैम्डा, ओके, एंड प्लस में ओमेगा स्क्वायर जी, हालांकि यहाँ इंटीग्रेशन होगा dt
एंड टी डैश माइनस लैम्डा, और यहाँ पर होगा टी डैश प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू, तो ये टी इज इक्वल टू टी डैश पर डिफाइन है, इसका वैल्यू 1 होगा, बाकी सब पॉइंट्स पर 0 होगा। और क्योंकि टी इज इक्वल टू टी डैश इस लिमिट के बीचों बीच लाई कर रहा है, तो आंसर मेरे पास 1 आएगा। अगर लाई नहीं करता ना इसी लिमिट के अंदर, तो आंसर ही 0 आ जाता। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब देखो टी डैश प्लस लैम्डा की जब बात करेंगे, टी डैश प्लस लैम्डा, तो मतलब ये क्या हो रहा है, टी का वैल्यू ग्रेटर देन टी डैश की बात चल रही है ना, टी इज ग्रेटर देन टी डैश, मतलब कि ग्रीन फंक्शन विल बी G2 नॉट G1, G2 है ना, टी ग्रेटर देन टी डैश के लिए हमने क्या डिफाइन किया था, G2। ठीक है, तो अपर लिमिट जब पुट करोगे तो इसको लिखना पड़ेगा डेल G2 बाय डेल टी, जहां पर टी का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास टी डैश प्लस लैम्डा, और दूसरा टी डैश था मेरे पास। करेक्ट है ना, देखो टी कोमा टी डैश था ना, G2 का जो फंक्शन है वो टी कोमा टी डैश है, बस टी का वैल्यू क्या रख देना हमने, टी डैश प्लस लैम्डा, माइनस साइन। अब टी डैश माइनस लैम्डा चल रहा है अगर लोअर लिमिट में, तो यहां ग्रीन फंक्शन G1 डिफाइन होगा, तो डेल G1 अपॉन डेल टी, जहां पर टी का वैल्यू मेरे पास है टी डैश माइनस लैम्डा कोमा टी डैश। ठीक है, एंड देन वी हैव प्लस साइन। अब देखो इसको आपने सोल्व करना है ना, तो अब इसको थोड़ा सोल्व करने के लिए ना अपना अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर सकते हैं। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर जी, और ये जो डी टी है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी डैश प्लस लैम्डा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कैसा होगा, टी डैश प्लस लैम्डा, लोअर लिमिट से आएगा मेरे पास टी डैश माइनस ऑफ माइनस लैम्डा। ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट 2 लैम्डा है ना, 2 लैम्डा हो जाएगा। तो इसको आप ना अप्रोक्सीमेटली इतना लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतना आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अप्रोक्सीमेट किया है मैंने यहाँ से, इज इक्वल टू कितना हो गया 1। और अब आप यहाँ से जो है इन्फिनाइट से मिली स्मॉल क्वांटिटी है, तो आप यहाँ ऐसा लिख दो कि इन लिमिट, ठीक है ना, इन लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू 0, यहाँ से हमारे पास आएगा डेल G2 बाई डेल टी एट टी डैश माइनस डेल G1 बाई डेल टी ऑफ टी डैश, और यहाँ से मेरे पास ये लैम्डा टेंडिंग टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो क्या ये वही रिजल्ट है जो हम यहाँ ऊपर देख रहे हैं, सेम रिजल्ट है। ठीक है, तो ये यहीं से डिराइव होकर के आई है ये प्रॉपर्टी, डिसकंटिन्यूअस प्रॉपर्टी। ठीक है ना, बस आपने क्या करना है यहाँ से, देखो G1 तो क्योंकि 0 है तो इसको तो आप 0 वैसे लिख दो, और G2 कितना डिफाइन किया था हमने, G2 कितना आया था, C साइन ओमेगा T माइनस का T डैश, यही आया था ना। तो बस इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ से, so after taking the derivative of this I am getting C and then we have cos omega T minus T dash, और टाइम T के रेस्पेक्ट में आपने इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा इनटू में ओमेगा, ओमेगा भी साथ में आएगा, और T इज इक्वल टू T डैश पर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट शुड इक्वल टू 1। तो यहाँ से आएगा ओमेगा C इज इक्वल टू, क्योंकि ये cos 0 हो गया ना, cos 0 इज 1, तो इज इक्वल टू 1 आ गया, तो C का वैल्यू मेरे पास आ गया 1 अपॉन ओमेगा। ये लो सारे कॉन्स्टेंट्स जो है ना वो आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, और एक बार अगर सारे कॉन्स्टेंट्स आपने मालूम कर लिए, सो देयरफॉर द ग्रीन फंक्शन G डैश इज डिफाइंड एज 0, और यहाँ पर C का वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा एंड T माइनस T डैश। ये हमारे पास है T लेस देन T डैश के लिए, और ये हमारे पास है T ग्रेटर देन T डैश के लिए। तो ये ग्रीन फंक्शन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सॉल्व हो चुका है। और अगर आप किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन f के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, x ऑफ t हमें मालूम करना है ना, सॉल्यूशन तो यही होगा। तो ये सॉल्यूशन मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, जो भी ग्रीन फंक्शन है g t डैश एंड f ऑफ t डैश एंड dt डैश। ठीक है, फिर ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक 0 से t, तो 0 से t का मतलब हो गया t डैश जो है ना, t डैश पर तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो t डैश का जो लिमिट है वो है लेस देन t है ना, 0 से t जब जा रहे हो, तो इसके लिए कौन सा वाला हमारे पास में था ग्रीन फंक्शन, t ग्रेटर देन t डैश ही हो गया एक तरीके से, मतलब ग्रीन फंक्शन कौन सा वाला G2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रीन फंक्शन G2 एंड t डैश, और यहाँ पर आएगा f ऑफ t डैश dt डैश, प्लस में फिर t से इन्फिनिटी, तो t से इन्फिनिटी, और इसके लिए ग्रीन फंक्शन G1 है एंड t डैश f ऑफ t डैश एंड देन वी हैव dt डैश। ऑब्वियसली ग्रीन फंक्शन G1 तो हमारा 0 के बराबर आ रहा था, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0 से t, यहाँ पर इसका वैल्यू हमारे पास है देखो 1 अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा एंड t माइनस t डैश एंड f ऑफ t डैश एंड dt डैश। बस आंसर है इसका, ठीक है ना, दिस वाज द आंसर x ऑफ t। तो मैंने किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन, सोर्स फंक्शन f ऑफ t डैश के लिए इसको सोल्व कर लिया। अब जब भी आपको प्रॉब्लम में दे रखा हो ना कि ये हमारे पास f ऑफ t है, वो वैल्यू यहाँ रख देना और हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी फंक्शन के लिए सोल्व हो चुका है बाय यूजिंग द ग्रीन फंक्शन मेथड।
तो यही क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क जो है उसमें दिया था। सो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।